बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सरदानिश अहमद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। एमसीक्यूज़ के जो कीज़ हैं और जो सॉल्यूशन है उनको हम डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर वाइज हम अपने तमाम एमसीक्यूज़ को जो जो एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के सेकेंड ईयर फिज़िक्स में मौजूद हैं उनको डिस्कस करने जा रहे थे। आइए आज हम चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और इनकी आंसर कीज़ को देखते हैं। जनाब अली, सबसे पहला सवाल कहते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। रेडियस ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ कितना। बहुत आसान से सवाल है, इसको करने का अंदाज़, इसको करने का तरीक़ाकार ही होगा। ख्याल रखिएगा, इसमें एक ट्रिक लगेगी, इसमें एक टेक्निक लगेगी जिसके ज़रिए आप इस एमसीक्यूज़ को करने में क्या होंगे, कामयाब होंगे। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये एमसीक्यूज़ आपके एप्टीट्यूड के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत अच्छे अंदाज में देखिएगा बेटा। अब वो कर क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट जो आपके पास ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना है, 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जो फिफ्थ ऑर्बिट है उसका कितना होगा, याद रखना, बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है। रेडियस का जो फार्मूला होता है RN, यानी रेडियस का फार्मूला होता है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, यानी जो भी n है उसको आप स्क्वायर करो, ठीक है जी। और जो भी n है उसको स्क्वायर करने के बाद आप 0.53 से क्या कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई करवा दो। अब यहाँ पे 0.53 ज़रा देखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए कैलकुलेटर का है 0. देखो n कितना है, फिफ्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 × 5 25, और इसको आप मल्टीप्लाई करवा दो 0.53 से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 13.25, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 13.24 यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो आंसर करेक्ट आएगा वो आएगा 13.24। पहले वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है 13.24, ठीक है जी। ये हमारे पास फर्स्ट वन का क्या आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है, या फिर फर्स्ट वन का करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो पहले वाले का आंसर है 13.24, ये फर्स्ट का हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास 13.24 फर्स्ट एमसीक्यूज़ का क्या है, आंसर है। आगे चलते हैं जी। कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ कितना। ये भी भाई बहुत आसान न्यूमेरिकल है। इसका जो आंसर आएगा वो -13.6 eV आएगा। उसकी वजह क्या है, देखो एनर्जी का फार्मूला मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाया भी थ्योरी क्लास में, कि एनर्जी का फार्मूला होता है En = -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नीचे में n तो आएगा, बट यहाँ पे तो वो कह रहे हैं ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब नीचे n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 से डिवाइड होने के बाद -13.6 eV हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, और इसका आंसर -13.6 eV है। दिस इज एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 3 पे आ जाएं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डैश। बेटा शायद आप लोगों को याद हो, मैंने इसको पढ़ाया भी था कि सिंपल मल्टीपल होता है h कट के या फिर h/2π के। h कट और h/2π बोथ आर सेम, जो क्या कहते हैं h कट और h/2π दोनों ही सेम वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर यहाँ पे h कट होता तो भी सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में h/2π दिया है, सो द करेक्ट आंसर इज़ h/2π। आगे चलते हैं जी। कहते हैं जी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड बाय बोहर एटम इज़ गिवन बाय। बेटा इसका आंसर पहला वाला आएगा EF - EI/h। ये वैसे जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये तो आपको फार्मूला पता होगा कि E = होता है h न्यू, डेल्टा E = क्या होता है, h न्यू। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी डेल्टा E/h। अब जब डेल्टा E/h बनेगा तो डेल्टा E किसके बराबर होता है, EF - EI। तो यहाँ पे इन्होंने डेल्टा E को खोल के लिख दिया है, तो ये बन जाएगा EF - EI/h। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आ जाओ। कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 में लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इज़ लिंक्ड बाय। बेटा याद रखना, इसका आंसर आपके पास आएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका आंसर क्या आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि लीनियर और एंगुलर मोमेंटम जो आपके पास है उसका जो रिलेशन है
फार्मूले का, उसको दिया था प्लैंक्स कांस्टेंट के ज़रिए, यानी एच के ज़रिए आपने उसको क्या किया हुआ है, रिलेट किया हुआ है या फिर लिंक्ड किया हुआ है। तो इसका आंसर प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा। बहरहाल मैसिव एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूँ, इन तमाम चीज़ों की लॉजिक्स और सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इतनी ज़्यादा डिटेल में। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, इट्स एनर्जी, सिंपल सी बात है, इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। भाई आप छोटे लेवल से बड़े लेवल में जाते हैं तो आपके पास क्या हो जाती है, आपका लेवल बढ़ जाता है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन लो लेवल में था, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो अंडरस्टूड है कि इसकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एज वी मूव टू हायर एनर्जी, as we move to higher energy state in hydrogen atom, the difference of energy of electron of orbit dash, मतलब अब वो क्या है, एक बड़ा आसान सवाल है ये भी। वो कह रहे हैं as we move to higher energy in a hydrogen atom, the difference of energy of electron in success orbit is dash। जाहिर सी बात है कि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगा बेटा, डिक्रीज़ होगा। इसका ऑप्शन एक ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, गलत ऑप्शन है, डिक्रीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। अच्छा जी, बॉल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू, बेटा n इजिकल टू, लाइमन आता है वन के लिए और बॉल्मर के लिए क्या आता है, 2 आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें भी n इजिकल टू 2 आएगा, क्योंकि फर्स्ट सीरीज़ है लाइमन की। लाइमन की फर्स्ट सीरीज़ क्या होगी, 1। लाइमन के लिए NF क्या होता है, 1, और अगला जो n होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है जी, अगला, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम, व्हेन एटम्स फॉल्स फ्रॉम, कौन सा हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन emitted in Lyman series of hydrogen atom when electrons falls from n is equal to 2। इसमें भी n is equal to क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 1 से कहाँ जाएगा, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन में 2 पे जाएगा। तो इसमें भी n is equal to क्या आएगा, 2 आएगा। आगे चलते हैं, कहते हैं पैशन सीरीज इन ऑब्टेन ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू थर्ड स्टेट। देखो पहले लाइमन है, फिर बॉल्मर है, फिर पैशन है। पैशन के लिए थर्ड स्टेट में जाएगा, n is equal to 3 होता है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज़ को ना वो क्या कर रहे हैं, घुमा घुमा के दे रहे हैं, आपको ट्विस्ट करके दे रहे हैं एमसीक्यूज़ को। अदरवाइज़ इन एमसीक्यूज़ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सब कहें कि यार इसके अंदर कोई बहुत महंगी लॉजिक दी गई है या फिर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात की गई है। ठीक है जी, बहुत सिंपल और बहुत आसान सी बातें की गई हैं। आगे चलते हैं जी, इसके बाद कह रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइन इन द बॉल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द रीजन ऑफ। ये मैंने क्लास पढ़ाते हुए पढ़ा है कि लाइमन जो होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है और जो बॉल्मर होता है वो विजिबल में होता है। तो इस वाले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, विजिबल आएगा। ठीक है जी, तो जी इस वाले का आंसर विजिबल होगा। ठीक है जी, इसका आंसर विजिबल होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि द हाइड्रोजन एटम ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइंस एमिटेड इन लाइमन सीरीज। भाई मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि लाइमन सीरीज हमेशा कौन से रीजन में जाती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अल्ट्रावायलेट आएगा। अगले पे चलो, ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रल लाइंस इन इंफ्रारेड रीजन। याद रखना, ब्रैकेट, पी फंड और लाइमन बॉल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, तीनों इंफ्रारेड में जाती हैं। खैर इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इंफ्रारेड आएगा। ठीक है जी, तो इनका आंसर क्या आएगा, इंफ्रारेड आएगा। ब्रैकेट में आपके पास इंफ्रारेड आ जाएगा। आगे चलते हैं 15 पे। 15 में कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ लाइन। अब पहले में कह रहे हैं अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। भाई तीनों ही होती हैं, तीनों, ऑल ऑफ देम आएगा इसमें। इसमें जो आएगा वो ऑल ऑफ देम आएगा। हाइड्रोजन में आपको पता ही है कि अल्ट्रावायलेट रीजन भी होता है, यानी लाइमन भी है, बॉल्मर भी है, पैशन भी है।
तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ देम आएगा। ठीक है जी, हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर कौन सा करेंगे अब हम, 15 तक कर चुके हैं, 16। एमसीक्यूज़ नंबर 16 कहते हैं वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू डैश। बेटा लाइमन याद रखना, वेवलेंथ ऑफ, अगर इसमें जाहिर सी बात है मैक्सिमम पूछा है, ठीक है जी। वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी, सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ निकलेगी वो याद रखना लाइमन में निकलती है। सबसे मैक्सिमम किस में निकलती है, लाइमन में, और फिर ग्रेजुअली तौर पे कम होती रहेगी, ठीक है। तो द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम रेडिएंट एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज। सो द करेक्ट आंसर इज लाइमन सीरीज। आगे चलते हैं जी। वेवलेंथ ऑफ मिनिमम रेडिएंट एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम बिलोंग्स टू, अच्छा मैंने क्या कहा, मैक्सिमम लाइमन है तो लाइमन से कम होती रहेगी, लाइमन, बॉल्मर, पैशन, बैकेट, पी फंड, यानी सबसे कम जो होगा वेवलेंथ ऑफ मिनिमम इज पी फंड एंड मैक्सिमम इज लाइमन। तो इसका मिनिमम वाले का आंसर क्या आएगा, पी फंड आएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अगले एमसीक्यूज पे आ जाओ। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑल वेवलेंथ डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, in the spectrum of hydrogen all wavelengths do not exist because the energy levels are continuous, energy level are discrete। बेटा ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, energy level are discrete। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, एनर्जी लेवल आर डिस्क्रीट। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज नंबर हमारा कौन सा हो गया, 19 हो गया। आगे चलते हैं, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये जो मैंने आंसर मार्क किए हैं हमारे 19 एमसीक्यूज इस पेज पे हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगले पेज पे हम जा रहे हैं, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तमाम बच्चे अपने अपने शीट में आंसर कीज़ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब चलते हैं जनाब अली, हमारे पास ये ख़त्म कैसे होगा भाई, ये आगे चलते हैं जी। आ गया, अब हमारे पास MCQs नंबर 20 इंशाल्लाह बस चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। और हिम्मत करके सारे के सारे पॉइंट्स को सुनते रहें और हर MCQs इंशाल्लाह आपका क्लियर होता चला जाएगा। MCQs नंबर 20 में कह रहे हैं मैक्स प्लैंक इज़ वेल नोन बिकॉज ऑफ हिज वेव पार्टिकल डुअलिटी, एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन। ठीक है जी, इसने एनर्जी के हवाले से जो कॉन्सेप्ट दिया था वो करेक्ट ऑप्शन था। तो इसमें मैक्स प्लैंक वाले एमसीक्यूज़ में ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी कि आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई साहब, ए है। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर ए के बाद हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज़ है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम लाइंस स्पेक्ट्रम आर। भाई फर्स्ट में कौन होता है, लाइमन होता है। ठीक है जी, थर्ड से फर्स्ट में गिरा है ना, अगर थर्ड से सेकंड में गिरता तो बॉल्मर हो जाता, अगर फोर्थ से थर्ड में गिर जाता तो ये पैशन हो जाता, लेकिन अभी फर्स्ट में गिरा है तो इसका आंसर क्या आएगा, लाइमन आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। When fast moving electrons are stopped by substance of high atomic weight like tungsten, it given rise to। बेटा याद रखते हैं, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। चैप्टर नंबर 18 में मैंने एक्सरे की प्रोडक्शन पढ़ाई है, नहीं है तो आप गूगल वगैरह पे सर्च करके एक्सरे की प्रोडक्शन को पढ़ लीजिए। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये एक्सरे की प्रोडक्शन की लिखी हुई है, तो इसमें एक्सरे आएगा। आगे कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज कैन बी रिगार्डेड एज द इन्वर्स ऑफ फोटो। हाँ ये बड़ा अच्छे MCQs हैं, याद रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर नंबर 17 अगर किसी को याद है या पढ़ा हुआ है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आते हैं, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और ये जो एक्सरेज वाला सीन है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फोटॉन्स निकलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो MCQ नंबर 23 का है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं जी कि एक्सरेज आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर जो आएगा MCQ नंबर 24 का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा। ठीक है जी, अब आ जाएं MCQ नंबर 25 पे।
कहाँ गया MCQ नंबर 25। रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज, रेंज ऑफ एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ इज, ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ये याद कर लेना, 0.1 से 1 नैनोमीटर इसकी रेंज होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ से कई दफ़ा आ चुका है ये। 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, अल्लाह भला करे, ये आप लोगों की क्या होती है, एक्सरे की रेंज होती है। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द ग्राउंड स्टेट। बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द ग्राउंड स्टेट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी एक करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें सी आएगा। आगे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 में कि इन रोएंटगन ट्यूब द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन, गलत, टारगेट मटेरियल गलत, एसिलेटिंग वोल्टेज। बेटा वो डिपेंड करेगा एसिलेटिंग वोल्टेज पे। एसिलेटिंग वोल्टेज का मतलब ये है कि कितनी तेज़ी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, जो रोएंटगन रेज किसे कहते हैं, वो एक्स रेज जो निकालती है, रोएंटगन ट्यूब एक्स रेज निकालने वाली ट्यूब को कहा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और आगे चलते हैं। लेज़र प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रॉन बीम अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। इसका करेक्ट आंसर आएगा अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। आगे चलें, कह रहे हैं रूबी इज़ अ क्रिस्टल ऑफ। ये टॉपिक इस साल तुम लोग का है नहीं मौजूद, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। रूबी इज़ अ क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम Al2O3 होता है। ठीक है, विथ इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम आइंस। इसमें ऑप्शन देखें हम, Al2O3 विथ इम्प्योरिटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्साइटेड, ये जो है ना पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है जी, लेज़र स्टेट में पढ़ाया जाता है। ये डेफिनेशन है पॉपुलेशन इन्वर्जन की, कि जब इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लो स्टेट में आ रहे होंगे तो ये टॉपिक क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन। आगे चलें जी, कह रहे हैं द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ रूबी इज़ मेटा स्टेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट को मेटा स्टेट कहा जाता है, मेटा स्टेट। आगे बढ़े भाई, मेटा स्टेट एन एटम यूजुअली रिमेन्स इन ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट फॉर 10⁻⁸ सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर है। नॉर्मल तौर पे एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में जो रहता है वो 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है। ये वैल्यू याद रखिएगा, 10⁻⁸ सेकेंड से ज़्यादा नहीं रह सकता। लास्ट MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकेंड लास्ट। द यूजुअली, क्या लिखा हुआ है, यूजुअली द लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटा स्टेबल स्टेट। बेटा मेटा स्टेबल स्टेट में थोड़ा सा वो ज़्यादा देर रहता है, यानी 10⁻³ सेकेंड रहता है। तो इसका आंसर 10⁻³ सेकेंड आएगा। लास्ट MCQs में कह रहे हैं द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटा स्टेबल स्टेट इज़ मोर देन एनी ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट। ये ज़रा पॉइंट सुन लें। देखें, एक होती है ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट, एक होती है मेटा स्टेबल एक्साइटेड स्टेट। ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो हमेशा 10⁻⁸ सेकेंड होती है, यानी इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तौर पे 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन कुछ ऐसा होता, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें एक्स्ट्रा स्टेबल स्टेट होती है। अब जो एक्स्ट्रा स्टेबल स्टेट होती है वो होती है 10⁻³ सेकेंड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसका जो MCQs है वो ये है कि द हाफ लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन मेटा स्टेबल इज़ मोर देन ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट, यानी ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में इसकी जो स्टेट होगी वो ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। जो MCQs नंबर 34 है ना, ये MCQs नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने चैप्टर नंबर 18 के सारे MCQs को डिस्कस कर लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चों को चैप्टर नंबर 18 के सारे MCQ समझ में आए होंगे। अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ख़ुद से अपने इसके MCQs के बार बार टेस्ट देते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 19 के MCQs के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।